नमस्कार दोस्तों, मैं बी.एस. सुरेशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 8वीं में। दिवाली के बाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस कक्षा में स्वागत है। दिवाली में आप लोगों ने बहुत मौज मस्ती की होगी, बहुत सारी धूम की होगी, लेकिन अब हमारी क्लास में आने का वक्त हो गया है, पढ़ाई की तरफ हमारा रुझान करने का वक्त हो गया है। आज हम अपने दूसरी इकाई को शुरू करने के लिए जा रहे हैं और हमारी दूसरी इकाई का जो जो पहली कविता है, उस कविता के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। हमारी जो कविता है उसका नाम है धरती का आंगन महके और इस कविता को लिखा है श्री डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का जन्म जो था वो 1929 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था और उनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। यूँ तो देखा जाए तो डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने अपनी पूरी जिंदगी अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में बिताई थी। शिक्षा के प्रकाश से उन्होंने कई सारे छात्रों को मार्गदर्शन किया था। एक शिक्षक के साथ साथ वे एक अच्छे संपादक भी थे और उन्होंने मणिप्रभा, ज्ञानजन जैसी पत्रिकाओं के लिए एक संपादक का कार्य भी संभाला हुआ था। उनकी कई सारे कविता संग्रह जो थे वो खासे लोगों के अंदर परिचित थे, जैसे कि मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर। ऐसे कविता संग्रह लोगों के कंठित या लोगों को चिर परिचित थे। अब हम इस कविता के मतलब कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कवि हमें इस कविता के जरिए क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बात बताना चाहते हैं। तो प्रस्तुत जो कविता है, इस प्रस्तुत कविता में कवि हम लोगों को नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताना चाहते हैं। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। इससे इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्रा का भला होना चाहिए, न कि विनाशक शस्त्रों के निर्माण की होड़ इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और उसे हम लोगों को हमारे समाज में अच्छी तरीके से स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए अब हम विस्तार से कविता की जानकारी लेते हैं। कविता में हम देखते हैं कि कवि दीक्षित जी हम लोग को क्या कहना चाहते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से। तो कवि कह रहे हैं कि जो हमारी धरती है, हमारी धरती का आंगन मतलब हमारे देश के बारे में भी बोलना चाहते हैं या दुनिया के बारे में बोलना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि हमारा जो कर्म ज्ञान है, कर्म का मतलब काम, हार्डवर्क हम यहाँ पर ले सकते हैं, और ज्ञान आप जानते ही हो, शिक्षा। यानी हम अपने हार्डवर्क और शिक्षा इन दोनों के मेल से और साथ ही साथ विज्ञान से हम अपनी मेहनत, ज्ञान और विज्ञान का साथ लेकर दुनिया भर में कई सारी नई तकनीक को ला सकते हैं, कई सारी नई चीजों को ला सकते हैं। आज हम देखेंगे तो विज्ञान की वजह से हमारी जिंदगी कितनी सुकून भरी हो गई है, आरामदायक हो गई है। चाहे वो रेलगाड़ी हो, हवाई जहाज हो, टेलीफोन हो, मोबाइल हो, टीवी हो, पंखा हो, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके जरिए से हम लोगों ने अपनी जिंदगी को बड़ा आसान और आरामदायक बना लिया है। ये सारी बातें हुई है विज्ञान, लेकिन विज्ञान अकेला इन चीजों के लिए पर्याप्त नहीं था। उस विज्ञान को जो साथ मिली थी वो थी हमारा हार्डवर्क और हमारे ज्ञान की। हार्डवर्क, मेहनत, ज्ञान और विज्ञान, इन तीनों के मेल से आज हम लोगों को ये सारी बातें देखने को मिलती है जिनका आनंद हम ले सकते हैं, जिसका उपभोग हम ले सकते हैं। इसलिए कवि का कहना है कि विज्ञान का सहारा लेकर जिस तरीके से इंसान ने अपनी जिंदगी को आरामदायक, आसान बना ली है, उस विज्ञान का इस्तेमाल हम लोगों को सिर्फ हमारे आराम के लिए नहीं करना है, हमारी जिंदगी बेहतर और सुखी बनाने के लिए करना है। साथ ही साथ और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें इस विज्ञान का सहारा लेना है, जैसे कि ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले
खेत सब धान से। हम लोगों को ऐसी सरिता, सरिता नदी, हम लोगों को ऐसी नदी प्रवाहित करनी है, बहानी है, जिसकी वजह से हर खेत जो है वो हरा भरा हो जाए। कवि का कहना है कि दुनिया भर में हर जगह जहाँ पर सूखा हो वहाँ पर सूखा ना पड़े, हर जमीन का टुकड़ा हरा भरा हो, जिसकी वजह से उस खेतों में या उस जगह पर इतनी धान की मात्रा हो, इतनी अनाज की मात्रा हो कि दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो पाए, वो 2 वक्त पेट भरकर खाना खा सके। इसीलिए कवि कहते हैं कि विज्ञान के सहायता से, विज्ञान के आधार से हम लोगों को ऐसी सरिता बहानी है, जिस सरिता की वजह से, जिस नदी की वजह से चारों ओर हरियाली हरियाली, खुशहाली खुशहाली छा जाए। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं, मन की चाह या कामना। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, तो इंसान की मन की जो इच्छा है, इंसान के मन की जो कामना है, जब उसे कोई आशा मिलती है, आस मिलती है, होप मिलती है, तो वो पनपती है, वो जागृत होती है, जगती है। जिस तरीके से किसी बीज को जब मिट्टी और पानी की सहायता मिल जाती है तो वो अपना जीवन धारण कर लेता है, उसी तरीके से किसी मन की इच्छा को अगर आस का साथ मिल जाए, आशा का साथ मिल जाए, तो वो पनपने लगती है, वो जीवित होने लगती है, या अपने मार्ग पर लग जाती है। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अब जो पैरों की गति है, हमें अपने मेहनत पर और अपने ज्ञान के ऊपर इतना विश्वास है, और उस विश्वास की वजह से हमने अपने काम करने की गति, अपने पैरों की गति को संतुलित किया है, उसे बरकरार रखा है, ऐसा कवि का कहना है। जब तक किसी बात में हमारा विश्वास ना हो तो हम उस चीज को करने में अक्षम होते हैं, उसे हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और विश्वास आ जाता है, तो हम लोग किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे हार्ड वर्क पर, मेहनत पर विश्वास होगा, तो हमारे पैरों की जो गति है काम करने के लिए, तो वह पैरों की गति हमेशा गतिशील रहेगी या चलती रहेगी, ऐसा कवि हमें कहना चाहते हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो। शिल्पकला मतलब हस्तकला। अब जो हस्तकला है, हस्तकला के बारे में आप जानते हो। अगर हम अपने भारत को देखें तो भारत की संस्कृति के साथ साथ भारतीय कला भी खासी प्रसिद्ध है। चाहे वो कपड़े पर होने वाली एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो पत्थर की शिला पर बनाई गई मूर्तिकारी हो, या संगमरमर, जो मार्बल जिसे हम कहते हैं, संगमरमर जिसे हम कहते हैं, उसकी मूर्ति कला हो। ऐसी कई सारी कलाएं हैं, हस्तकलाएं जो हाथ से बनाई जाती है। उन हस्तकलाओं के लिए भारत खासा प्रसिद्ध है। आप लोगों ने कई सारे मंदिर, कई सारी ऐसी जगह देखी होंगी, या मकान पुराने देखे होंगे, किले देखे होंगे, वहां पर आप लोगों को भारतीय मजदूर या जो कारीगर है उनकी हस्तकला का एक अच्छा सा नमूना मिल जाएगा, देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से कवि कहना चाहता है कि हमें उन लुप्त होती हस्तकलाओं को फिर से जीवित करना है। जिस तरीके से कुमुदो, कुमुदो का मतलब कमल, वक्षस्थल का मतलब होता है छाती। जिस तरीके से छाती पर कमल के फूलों की माला सुशोभित होती है, उसी तरीके से हस्तकला से हमारी भारतीय संस्कृति या जीवन की या जग की संस्कृति शोभामय हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार करो। तो कवि कहना चाहते कि हमें अपनी धरती का, अपनी वसुधा का श्रृंगार करना है। उसके लिए हमें गहनों या बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, तो फूल और तरह तरह की जो फल है उनकी सहायता से हमें अपनी भारत माता का या दुनिया का श्रृंगार करना है। जिस तरीके से इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए या खूबसूरत दर्शाने के लिए कई सारी चीजों का इस्तेमाल करता है, कपड़े हो, गहने हो, या सौंदर्य प्रसाधन हो, उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन हम इस दुनिया का, इस धरती का श्रृंगार जो है, तरह तरह के सुगंधित और तरह तरह के रंगों के फूलों के साथ साथ, तरह तरह के फलों के साथ उसका श्रृंगार करेंगे, ऐसा कवि कहते हैं। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से,
किंतु न हो संबंध विनाशक अश्रों का इंसान इंसान से। आज इंसान सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहा है, तो वो चंद्र लोक या मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। उस ग्रह तक या उस अंतरिक्ष तक जाने के लिए उसने कई सारे यानों का निर्माण किया है, कई सारे जहाजों का निर्माण किया है। लेकिन उन चीजों का निर्माण उसने इंसान के सामर्थ्य को दर्शाने के लिए या नई खोज के लिए की थी। लेकिन उसी विज्ञान का उपयोग हम लोगों को किसी भी तरह के अस्त्र या शस्त्र बनाने के लिए बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उनसे इंसानी जीवन का विनाश ही होने वाला है। इंसानों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। विज्ञान का इस्तेमाल हमें करना है, लेकिन वो मानवीय जीवन की भलाई के लिए करना है, दुनिया में शांति बरकरार रखने के लिए करना है, ना कि लोगों को मारने के लिए और अशांति फैलाने के लिए नहीं करना है। इंसान का किसी भी अस्त्र या किसी भी घातक चीजों से बनाने बनाने के लिए विज्ञान का कोई सहारा नहीं लेना है, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रखना है। सांस सांस जीवन पट पर बनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। तो यहाँ पर सांस सांस जीवन पट बनकर प्राणों का तन ढाकती, तन का मतलब शरीर, ढाकना मतलब झांकना। तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों से भरा होना चाहिए, ऐसा कवि का यहाँ पर कहना है। अब मानवीय गुण कई सारे हैं जो आप भली भांति जानते हो, तो ऐसे गुणों से इंसान का जीवन भरा होना चाहिए। जिस तरीके से सदाचार मतलब अच्छे गुण, अच्छे गुणों को नापने के लिए शुभ्र मतलब उज्जवल, शलाका मतलब सलाई। तो जो सुंदरता की जो सलाई है वो इंसान के अंदर की सरलता या इंसान के सदाचार अच्छे गुणों को नापने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता। तो आगे कवि कहते हैं कि प्रतिभा का मतलब होता है इंसान के अंदर का जो टैलेंट होती है, उसके अंदर के जो गुण होते हैं, उन गुणों को नापने के लिए इंसान की जो बुद्धि होती है उस बुद्धि को देखा जाता है। बुद्धि को नापकर इंसान के अंदर की विशेषता या उसकी क्वालिटी को देखा जाता है। जितना इंसान बुद्धिमान होगा उतने कई सारे कौशल उसके अंदर होंगे, ऐसा कहा जाता है। अब हर इंसान के अंदर कई सारे अलग अलग कौशल होते हैं। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छी कविता कर सकता है, कोई अच्छा अभिनय कर सकता है, कोई अच्छा नाच सकता है, कोई अच्छा कविता कर सकता है। ऐसे कई सारे ऐसे गुण हैं जो हर इंसान के अंदर अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इंसान की जो बुद्धि होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, उस सोचने समझने की क्षमता की वजह से उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो टैलेंट है, उसे नापा जाता है, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता। इंसान का मन कैसा है, इंसान का मन कितना गहरा है, इसके लिए उसके अंदर की इंसानियत को देखा जाता है। इंसान के अंदर जितनी ज्यादा इंसानियत होती है, उसका मन उतना ही विशाल, उतना ही भावुक होता है, ऐसा कहा जाता है। अब मन की गहराई को नापने के लिए कोई यूनिट नहीं बनाया गया है। जैसे कपड़े को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अंतर को नापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से मन या इंसान की भावनाओं को नापने के लिए किसी भी तरह की कोई यूनिट या कोई भी इकाई नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत होगी तो उसका मन अच्छा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना सब मिलकर वसुधा के जय गान से। तो आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। स्नेह का मतलब प्यार, प्रभा का मतलब होता है सुबह। तो कवि कहते हैं कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा व्यवहार हर किसी के लिए बहुत ही स्नेह पूर्वक, प्यार पूर्वक होना चाहिए। जब लोगों के अंदर प्यार होगा तो किसी भी तरह की तकरार, किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं होगा और पूरी दुनिया भाईचारे के रिश्ते से इस दुनिया में वास्तव्य करेंगी, ऐसा कवि का कहना है। करे अर्चना सब मिलकर वसुधा के जयगान से। अर्चना मतलब पूजा, वसुधा मतलब धरती और जयगान मतलब विक्ट्री सॉन्ग। तो इस जीत का
दुनिया की जीत का, इंसानियत की जीत का अगर गीत हम लोगों को गाना है, तो हम लोगों को प्रार्थना करनी है कि इंसान के अंदर इंसानियत हो, इंसान हर किसी के साथ प्यार से पेश आए, एक दूसरे के प्रति उनके अंदर किसी भी तरीके की गलतफहमी ना हो, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। जब इंसान के मन में भिन्नता नहीं होगी, इंसान के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा या नफरत नहीं होगी, तो यह हमारी जो धरती है, हमारी जो वसुधा है, वो वसुधा एक कुटुंब बनकर रहेगी, एक परिवार बनकर रहेगी, और यहाँ पर झगड़े का कोई नामो निशान नहीं रहेगी। इस तरीके से कवि प्रकाश दीक्षित जी इंसानियत, विज्ञान के साथ और मानवीय गुणों का साथ लेकर हमारी धरती के आंगन को महकाने की कोशिश करना चाहते हैं।